नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जी हां, बड़ी साजिश नक्सलियों की नाकाम हुई है। 3 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया। जवानों ने टिफिन बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। नक्सलियों के निशाने पर थे जवान। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 किलो का टिफिन बम जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए इस बम को तो बरामद किया, उसके बाद इसे डिफ्यूज भी किया है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर कहां बम है ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन इसके लिए लगातार जो जवान हैं वो सतर्क रहते हैं, तैयार रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं, और इसी वजह से जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए ये जो बम था 3 किलो का, टिफिन बम कहा जा रहा है इसे डिफ्यूज कर दिया है। तो नक्सलियों के मंसूबों पर जवानों ने पानी फेर दिया है। एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर कई जगह पर बम लगाए जाते रहे हैं, और एक बार फिर से ऐसी ही एक साजिश रची थी नक्सलियों ने। टिफिन बम लगाकर जवानों को निशाना बनाने के लिए टिफिन बम देखिए कैसे जमीन के अंदर लगाया जाता है। हालांकि सूझबूझ दिखाते हुए जवानों ने इस बम को बरामद किया, उसके बाद इसे डिफ्यूज भी किया। तो नक्सलियों की एक बड़ी साजिश दंतेवाड़ा में नाकाम हो गई है। 3 किलो का टिफिन बम डिफ्यूज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो नक्सली हैं वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि नक्सली विकास के दुश्मन हैं और जवानों को अक्सर वो निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं, और इसीलिए नक्सलियों ने इस टिफिन बम को यहां पर प्लांट किया था। लेकिन जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आप देखिए किस तरीके से जमीन के अंदर यह टिफिन बम होता है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इसे एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है कि कैसे किस तरह से नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर जवानों ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश दंतेवाड़ा में नाकाम हुई है, और यह जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें जो जवान हैं अक्सर 24 घंटे इलाके में चौकन्ने रहते हैं, तैनात रहते हैं, अपने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से जवानों को निशाना बनाने के लिए इस बम को प्लांट किया गया था, उसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। और जाहिर सी बात है, इसके बाद अब नक्सली बौखला गए होंगे, क्योंकि नक्सलियों ने इसे एक बड़ी साजिश के तहत प्लांट किया था, लेकिन अब जवानों ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। तो दंतेवाड़ा का ये वो इलाका जहां पर नक्सलियों की ज्यादा मौजूदगी रहती है। अक्सर चोरी छिपे नक्सली ग्रामीणों का साथ लेते हैं और ग्रामीणों को अपनी तरफ करके मुखबिरी भी करवाते हैं, टिफिन बम भी प्लांट करवाते हैं, लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। और बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण किया गया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। 2 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, एक मकान समेत 3 ठिकानों से लाखों का पटाखा जब्त किया गया है। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, बंसल स्टोर और वार्ड नंबर 4 के एक निजी मकान में कार्रवाई जारी है। जांजगीर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में स्थित है दोनों व्यापारिक प्रतिष्ठान। बंसल स्टोर के पटाखा गोदाम को सील कर दिया गया है। अवैध फटाखा भंडारण किया जा रहा है, वहाँ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज नगर पालिका जांजगीर नैला में बंसल ट्रेडर्स, पवन इलेक्ट्रिकल्स और श्री दीपक अग्रवाल जी के यहाँ से अवैध फटाखे इसमें जब्त किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रिहायशी इलाकों में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के फटाखों को भारी मात्रा में भंडारित किया गया था। कोई अग्निशमन यंत्र नहीं था, न ही रेत से भरी बाल्टी थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। और रिहायशी इलाकों में, जैसे यहाँ श्री दीपक अग्रवाल जी के यहाँ अपने निजी घर पे रखा गया था, तो ये सब जब्ती बनाया जा रहा है। रायपुर से खबर, जहां पर राजधानी में युवती से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है शादी का झांसा देकर रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर
केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी अजय कुमार पर केस दर्ज किया गया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर राजधानी में युवती से दुष्कर्म हुआ है और इसी को लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज भी कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, इन दोनों के बीच क्या संबंध था और अब तो केस भी दर्ज कराया गया है, क्या आरोप है अजय कुमार चौरे पर और पुलिस किस तरीके से पूरे तफ्तीश को अंजाम दे रही है? देखिए, सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक पीड़ित युवती है जिसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से अजय कुमार चौरे से हुई थी और इस पहचान के दौरान उसने जो है उसको शादी का झांसा दिया। लगातार दोनों के बीच जो है मिलना जुलना होता रहा और इस दौरान उसने जो है उसके साथ रेप किया है और उसके बाद शादी से इनकार भी कर दिया। यही वजह है कि पीड़िता ने इसकी शिकायत सरस्वती नगर थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 376 का अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आपने कहा कि फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और उसके बाद जो अजय कुमार था लगातार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। निश्चित रूप से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती के बाद मिलना जुलना होता रहा और इस दौरान जो है उसने लगातार शादी करने के लिए एक तरीके से प्रलोभन देता रहा कि वो उस युवती से शादी कर लेगा, लेकिन ऐन वक्त पे शादी से इनकार कर दिया, जिससे पीड़ित युवती जो है आहत है। यही वजह है कि उसने थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध। बिल्कुल, तो धारा 376 के तहत अजय कुमार चौरे पर केस दर्ज किया गया। बहुत ही गंभीर ये धारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत मिल गई है। मल्टीप्लेक्सेस खोलने की अनुमति मिल चुकी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जिला कलेक्टरों को आदेश भेज दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल में आपको बता दें सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। हालांकि उन लोगों के लिए ये खबर अच्छी है जो सिनेमा प्रेमी हैं। आपको याद दिला दें कि अनलॉक 4 में ही सिनेमा घर मल्टीप्लेक्सेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में खोले जा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अनलॉक 4 में अक्टूबर में इसे खोलने से मना कर दिया था, लेकिन अब आज ये खोलने की अनुमति मिल चुकी है। पहला मरीज मिलने के बाद ही जो है वो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर बंद कर दिए गए थे। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो मार्च से ये बंद थे और उसके बाद से अब तक के इसको लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक कहें कि अब राज्य सरकार ने एक तरह से अनुमति दे दी है। तमाम जिला कलेक्टर्स को ये आदेश जारी हो गए हैं और सिनेमा घर और मॉल जो है वो अब खोले जाएंगे। जाहिर तौर पर दीपावली के पहले अगर हम बात करें तो सिनेमा घर संचालकों और मॉल जो मल्टीप्लेक्स संचालक हैं उनके लिए काफी बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर के तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि लगातार इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार परेशान हो रहे थे और उनका यहां तक कहना था कि रोजी रोटी की समस्या एक बड़ी समस्या हो गई है, भूखों मरने की नौबत आ रही है। और ऐसे में अब ये जो आदेश आया है वो कहीं न कहीं उन्हें दीपावली के पहले एक मान के चल सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है, ऐसे में ये जरूर है कि तमाम जो नियम कायदे जो कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे हैं वो करने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग भी करना पड़ेगा और इसके साथ ही बैठने की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी इस बार जो है वो परिवर्तन दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो अभी भी एक तरह से चिंताजनक हैं। ऐसे में अनुमति तो मिल गई है, लेकिन अनुमति के बाद नियम कायदों की प्रॉपर अगर पालन हो जाए इसको लेकर निगरानी करने के लिए भी आदेश जो है जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ी हुई हैं। ममता, ग्राउंड पर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि कई सिनेमा प्रेमी इसका इंतजार कर रहे थे, कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, देखिए जब केंद्र सरकार से भी सबदूर अनुमति मिल गई थी तो भी छत्तीसगढ़ में अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा थे और उस समय स्थिति काफी खराब भी थी। ऐसे में इस बात को लेकर भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि क्या दीपावली के तक के भी अनुमति मिलेगी या नहीं, या दीपावली के बाद मिलेगी। लेकिन अब अगर एक तरह से कहें कि जो आदेश जारी हो गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मानी जा सकती है उन लोगों के लिए जो
जो सिनेमा के व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, खासतौर पे यहाँ पर सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स वाले जो है उनके लिए। और ये जो आदेश जारी हुआ उसके बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, फिलहाल चूंकि अभी आदेश ही आया है, ऐसे में कोई तैयारी फिलहाल आज तो नहीं दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये तमाम तैयारियां दिखाई देगी। और अमूमन ऐसा होता था कि जो बड़े त्योहार होते थे उसके पहले जो फिल्में रिलीज होती थी तो काफी अच्छा व्यवसाय वगैरह होता था। लेकिन अब फिल्मों को लेकर भी अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जब जो टॉकीज वाले हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि महाराष्ट्र और तमाम जगहों से जो चीजें होती है वहां से वो इफेक्ट करती है छत्तीसगढ़ में। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके के चीजें दिखाई देती है। दूसरी बात ये है कि इस बात को लेकर भी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कोरोना के चलते बहुत सारे जो व्यवसाय है उसका असर दिखाई दिया है। तो ये भी ममता जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सिनेमा घर जो हैं वो मल्टीप्लेक्स आने के बाद उनका वजूद थोड़ा कम हुआ है, उनकी प्रायोरिटी, उनकी जो तरजीह है लोग थोड़ा उसे कम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर और, आज दुर्ग जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्राम सेलूद कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। पाटन ग्राम सेलूद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। राजधानी में द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड कार्यक्रम है और इसी में वो शिरकत करेंगे। रायपुर में ये अवार्ड कार्यक्रम है, तो ये मुख्यमंत्री का आज का ये कार्यक्रम है, आपको पहुंचा रहे हैं। आज दुर्ग जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ग्राम सेलूद कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दिवाली से पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, हितग्राहियों को राशि का भुगतान कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन इसका भुगतान कर दिया है। गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया है। 8,97,00,000 हितग्राहियों को जारी किया गया। और आज बिजली कर्मचारी संघ का आंदोलन है। मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली कर्मी उपवास और मौन व्रत रखेंगे। बिजली कर्मी मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन करेंगे। 13 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर आज बिजली कर्मचारियों का आंदोलन है। मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। और अब कोरोना अपडेट की बात करते हैं। कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। 1758 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और जांजगीर से सबसे ज्यादा 188 नए मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर से 135 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 52 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई। 24 घंटे में 1592 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,066 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर इस तरह से 1,97,991 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 2412 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,72,513 मरीज रिकवर हुए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी संगठन के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। मिशन 2023 तय करने से पहले बीजेपी अपने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरातल पर मुद्दे उठाने, मुद्दों पर किस तरह से बातचीत की जाए, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने किया। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रशिक्षण स्तर के पहले दिन बीजेपी के इतिहास से लेकर वर्तमान हालात पर चर्चा कर संगठन के महत्व को बताया। भारतीय जनता पार्टी के पंच निष्ठाओं के बारे में बातचीत, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सैद्धांतिक मूल्य क्या हैं, एकात्म मानववाद से लेकर अन्य विषयों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने की जवाबदारी और संगठन का विस्तार कैसे हो और आने वाले चुनौती, आप ठीक बोल रहे हैं, 2023 के लिए भी कार्यकर्ता उस सत्ता परिवर्तन अकेला लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था चौपट कर दिया है भूपेश ने, उसमें भी परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। सिर्फ सरकार बनाना नहीं, व्यवस्था सरकार बने और व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये मूल लक्ष्य को लेकर हमारा कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करती है और उसी तारतम्य में आज भी यहाँ पर जो प्रशिक्षक हैं
जो लोग मंडल स्तर में जाके हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, ऐसे प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग है और ये 3 दिन तक चलेगा। और ये केवल भीड़ तंत्र नहीं है, बल्कि वैचारिक धरातल पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। एक विचारधारा के आधार पर ले जाती है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं में दक्षता आनी चाहिए, कार्यकर्ताओं में प्रखरता आनी चाहिए और अपने बातों को स्पष्टता के साथ में कैसे जनता के बीच में रख सके, प्रेस के बीच में रख सके। वास्तविक में प्रशिक्षण वर्ग का मतलब ही यह है। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में होने वाली कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई। यह रैली 7 नवंबर को होने वाली थी, आज होने वाली थी। रैली स्थगित होने के पीछे राहुल गांधी का समय न मिलने का हवाला दिया गया। आपको याद दिला दें कि 7 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी को शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। बेमित्रा में 2 दिन पहले घर में घुसकर गर्भवती महिला की हत्या के आरोपी को देवकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने न केवल महिला की हत्या करना कबूला, बल्कि इसके साथ ही 3 और हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी गुंडरदेही बालोद का रहने वाला है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही बालोद में अपने पड़ोसी का और बेमित्रा में 7 महीने पहले बुजुर्ग दंपत्ति का और एक और महिला की हत्या करना कबूल किया। तो सीरियल किलर निकला ये आरोपी। वहीं बगल में गलती से छोड़ के चले गए थे, उसी चाबी से ताला तोड़कर घर में घुसा गया और घर में पैसों की लूट की नीयत से उसने हत्या कर दी। इसी व्यक्ति के द्वारा आज से करीब 8 महीने पहले गाड़ा बाठा में यही 10-15 हज़ार पैसों के लालच में एक बुजुर्ग दंपति की भी हत्या की गई थी। करीब 1.5 दिन में बहुत मेहनत से काम करते हुए इस केस को सुलझाया गया, जो पूरी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात। स्वच्छता मॉडल के रूप में पूरे देश में मशहूर अंबिकापुर शहर का नाम हर किसी की जुबान पर है और यही वजह है कि शहर को कचरा मुक्त बनाने की प्रक्रिया को जानने देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहां आते हैं और अपने शहरों में यहां की व्यवस्था लागू करने की बात करते हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ नगर निगम की महापौर ने अंबिकापुर नगर निगम के कचरा निपटान केंद्रों का निरीक्षण किया और शासन प्रशासन के सहयोग से अपने जिले में लागू करने की बात कही। रायगढ़ नगर निगम के जो हमारे माननीय महापौर महोदया और फिर उनके सामने जो MIC मेंबर्स और कुछ पार्षदगण और वहाँ की जो टीम अभी हमारे अंबिकापुर नगर निगम में विजिट के लिए आई है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ के पदाधिकारी और अधिकारी लोग आए हुए थे और अभी इस बार माननीय मेयर महोदया वहाँ की आई हुई हैं और पूरा अंबिकापुर मॉडल को समझ रहे हैं। यहाँ के अंबिकापुर मॉडल में जो यहाँ की जो खासियत हैं उसको लोग एडॉप्ट करने के लिए यहाँ का एक गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम हम लोग का हुआ है और उसके बाद फिर यह हमारे जो 2-3 सेंटर्स हैं हमारे उसको देखेंगे। उसके अलावा FSTP और हमारे यहाँ जो जो नवाचार हुए हैं उन सभी को लोग विजिट कर रहे हैं। झाबुआ के हाथीपावा पहाड़ी पर हर साल 350 गांवों के 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। वे भील, भिलाला और पतलिया जनजाति के हैं, जिन्हें दशकों तक जल संकट से जूझना पड़ा है। 2006 में जब उन्हें अभी तक के सबसे गंभीर सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भूजल स्तर को बहाल करने के लिए एक समाधान की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने समुदाय के प्रत्येक सदस्य को हलमा के लिए बुलाया। पानी नहीं होने के कारण से बच्चों की पढ़ाई छुड़ाना पड़ती है, घर में ताला लगाना पड़ता है, मजदूरी पे जाना पड़ता है, वहाँ बीमारियाँ, एक्सीडेंट, घटनाएं होकर साथ में आती है। तो हम सब युवाओं को ये बात ध्यान में है कि झाबुआ में अगर पानी की व्यवस्था होती है तो एक बड़ा परिवर्तन झाबुआ में लाया जा सकता है। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि हम जब छोटी उम्र के थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे ऐसे सब काम, जब भी ऐसे कोई संकट गाँव में आता था तो वह हलमे के आयोजन कर अब संकट से निकलवाते थे। तो सूखा यहाँ की बड़ी समस्या है और निदान पानी ही है उसका। तो क्यों ना हम इस पानी की बड़ी समस्या के समाधान के लिए हलमा का पुनर्जागरण करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो फिर 2009-10 में पहला हलमा हुआ।
हर साल हर गांव में निमंत्रण भेजा जाता है और लोग ग्रुप लर्निंग और एक्शन से भरे इस दिन में एक साथ भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो वर्षा जल के रिचार्ज और कटाई की सभी तकनीकों को समझते हैं, क्योंकि वे इन संरचनाओं को कंधे से कंधा मिलाकर बनाते हैं। तो वहाँ से हमने संकल्प लिया कि हम हमारे गांव में जाकर एक तालाब का निर्माण करेंगे। 70 से 65 लोग प्रतिदिन काम किया और 40 से 45 दिन में ये तालाब बना। इस तालाब से 30 से 35 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।